तो पंचायती राज का गठन जब संविधान लागू हुआ उसी टाइम कर देना था, लेकिन हुआ कब? 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज लागू हुई। तुरंत क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं। अब ये आप जाके नहीं बोल सकते न्यायालय से कि पंचायती राज का गठन उसी टाइम क्यों नहीं किया। बेशक जो कि द्रविड़ और नागर शैली का मिला जुला स्वरूप है। मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि हम दक्षिण या द्रविड़ और नागर शैली का याद रखते हैं। पूछा भी जैसे नास्तिक दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाले जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक। देखिए, यदि आप 10th पास हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है। हाल ही में एसएससी जीडी के लिए लगभग 25,000 पोस्ट की भर्तियां आ चुकी हैं। अपनी तैयारी को पुख्ता करने और इस एग्जाम में टॉप करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां स्पेशली 10th पास ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया यह कोर्स, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और पेपर को क्रैक करने के लिए विशेष रूप से रणनीति। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हमारी इस सीरीज की पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यह वीडियो होने वाली है, जिसमें हम जीएस के, जनरल स्टडी के, इतिहास, पंचायती राज, संविधान, भूगोल आदि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगेन, आपसे यदि क्वेश्चन हो रहे हैं तो 5 से 6 सेकंड का पॉज लीजिए और अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। और यदि क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो उस क्वेश्चन के जो भी बेसिक्स या बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, जैसे अकबर के बारे में आप नहीं जान रहे हो तो अकबर के बारे में पढ़िए। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो प्राचीन इतिहास के बारे में, तब जाके आपका जीएस स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? चूंकि भारत के संविधान में यदि हम बात करें, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जब लागू हुआ, तो पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसके अंतर्गत भाग 9 और भाग 9 में 243 से 243 ओ तक विभिन्न अनुच्छेद जोड़े गए। साथ ही साथ अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसका लक्ष्य क्या था? तो इसको समझिए। इसका लक्ष्य मुख्य जो था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हमें ग्रामवासियों को पावर देना था। क्योंकि अभी तक जो पावर केंद्रित था वो केंद्र में था, केंद्र के बाद जो पावर आती थी वो राज्य के पास आती थी। अब राज्य के पास हमें देना था ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को। तो इसका मुख्य लक्ष्य पूछे तो आपको याद रखना है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका प्रमुख लक्ष्य था। क्लियर है? याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन। भाग 9 का और अनुसूची था, याद रखिए, अनुसूची 12। क्लियर? तो 73वां बोल रहे हैं तो 73वां अभी मैं बताया पंचायती राज व्यवस्था से, जिसके अंतर्गत आप जानते होंगे भाग 9 और अनुसूची कौन सा? 11वीं अनुसूची। इतना याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, मैं इसको तोड़ रहा हूं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक कर्तव्य 51 का, या इसी को बोलते हो 4 का, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया। नीति निर्देशक भाग 4 36 से 51। वहीं चुनाव आयोग भाग 15 आर्टिकल 324 से 329। अब पूछ क्या रहे? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। देखिए, भाग 4 राज्यों का कर्तव्य बताता है, राज्य मतलब स्टेट का, कि कौन सी योजना बनाकर लोगों का, समाज का वेलफेयर करना। अनुच्छेद 40 में स्पष्ट लिखा गया था पंचायती राज गठित की जाएगी। यह राज्य का कर्तव्य है। चूंकि यहां एक चीज बड़ा डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट तो नहीं बोल सकते, मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, उसको देना ही है राज्य को। इसलिए कई बार बोलते हो कि राज्य के लिए मौलिक अधिकार नकारात्मक है। और मौलिक कर्तव्य बोलता हूं नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के ऊपर दे दिए गए कि राज्य की ड्यूटी है, जब दो तब दो। तभी आप देखना भैया, अनुच्छेद 40 में लिखा गया पंचायती राज का गठन। तो पंचायती राज का गठन जब संविधान लागू हुआ उसी टाइम कर देना था, लेकिन हुआ कब? 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज लागू हुई।
तुरंत क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं। अब ये आप जाके नहीं बोल सकते न्यायालय से कि पंचायती राज का गठन उसी टाइम क्यों नहीं किया गया। जैसे सबसे बड़ा सवाल आता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 यूसीसी, आज भी देखिए, आज भी देख सकते हो विभिन्न राज्यों में लागू नहीं है। आप इसको ले जाकर न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? पूरे भारत में या उस राज्य में समान नागरिक संहिता नहीं लागू की जा रही, क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है। क्लियर? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 जो व्यवस्था करता है पंचायती राज प्रणाली की। ठीक, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय किनके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार के अंतर्गत। राज्य सरकार के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल राज्य सूची के विषय में आपको देखने को मिलेगा 243 के, यह बात करता है राज्य निर्वाचन आयोग की, जिसके अंतर्गत चुनाव या चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार। क्यों राज्य सरकार? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। क्लियर है? राज्य के ऊपर अधिकार दिए गए हैं कि उसे कब या कैसे नियम बनाने हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। केंद्र इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित की गई है? फिर से अगेन 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 243D एसटी एससी और महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होगा। अगेन कई राज्यों में 1/3 से ज्यादा भी सीट रिजर्व किए गए। 50% सीट राज्य छत्तीसगढ़ में आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो राज्य के ऊपर है कि पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है उसमें कितना महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। ठीक, कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? अशोक मेहता 1977, द्विस्तरीय पंचायती राज, ये त्रिस्तरीय 1957, संथानम वीके राव, यस ये भी है 1985 के आसपास। संथानम कमेटी नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। जो 4 समिति मुख्य रूप से BAGS ऐसे कर सकते हो, B से बलवंत राय मेहता, A से अशोक राय मेहता, G से GVK राव, S से सिंधवी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ठीक, इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? संथानम। नेक्स्ट, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? 74वें संविधान संशोधन हेतु नगरीय निकायों में स्थायी प्रशासन या स्थायी शासन हेतु त्रिस्तरीय नगरीय निकायों की व्यवस्था। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं उसको बोलते हो मेयर। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पहला नगर निगम ये ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था, मद्रास आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन, अगेन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अनुच्छेद 40। इसमें भी कौन सा? 243B पंचायती राज के गठन की बात करता है। भारत की स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने पहली बार जिला परिषद और नगर पालिकाओं की स्थापना की थी, जो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण में पहला कदम था। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं या कहते हैं। जिला परिषद का प्रशासनिक अध्यक्ष, जैसे ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है सचिव, वैसे ही जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है जनपद पंचायत CEO, वैसे ही जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिला पंचायत का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। स्थानीय स्वशासन को किस सूची में शामिल किया गया? अभी बताया, राज्य सूची। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करते हुए पंचायती राज की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान। किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय से बदलकर द्विस्तरीय? त्रिस्तरीय तो इन्होंने दिया था, ठीक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। द्विस्तरीय किया गया अशोक राय मेहता। इनका कहना है कि भैया आप ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर वाला जो जनपद पंचायत दोनों को मर्ज करके मंडल पंचायत बनाएंगे। तो मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। क्लियर है? लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोधी वंश की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में एक अंतिम वंश बोल सकते हो, जैसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे, जैसे लिखूं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी। ठीक है, जो 1206 से
स्टार्ट होगा और लास्ट 1526 में खत्म होता है। 1206 से 1526 के काल को भी किस काल से जानते हो? दिल्ली सल्तनत का काल। तो इसमें लोधी वंश थे। लोधी वंश के संस्थापक कहे जाते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को लोधी वंश के संस्थापक। इसके अलावा एक और नाम बड़ा फेमस है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को याद रखना, आगरा की स्थापना करने वाले। आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने। इन्होंने दिल्ली से राजधानी आगरा ले आया था। इब्राहिम लोधी याद रखिएगा। पानीपत प्रथम युद्ध, पानीपत प्रथम कब? 1526 में। पानीपत प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार होगी किससे? बाबर से। और बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल वंश का स्थापना किया जाए। याद रखना है, पानीपत प्रथम हारेंगे कौन? इब्राहिम लोधी। तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? मुख्य रूप से जब आप प्राचीन इतिहास देखोगे उसमें भी गुप्त काल, जिसे आप स्वर्ण काल भी कहते हो, साहित्य के मामले में, साहित्य है, विज्ञान है, कला है, संस्कृति है, स्थापत्य कला है, उसमें भी आपको बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे। कालिदास जिसमें बहुत प्रमुख राइटर हुए हैं, रचनाकार कवि कालिदास। चूंकि हमें पूछ रहे हैं बाणभट्ट, बाणभट्ट के रचयिता है या बाणभट्ट द्वारा हर्षचरितम रचित किया। अष्टाध्यायी पाणिनि, अकबरनामा अबुल फजल, वहीं मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम किसकी है? याद रखिएगा, फेमस राइटर है जी। कौन? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके द्वारा मेघदूतम, ये सब लिखी गई। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरितम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। किनके द्वारा? याद रखिए, कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा जो कि हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। कौन सा? नालंदा। अभी कहां है? नालंदा परिसर आपको मिल जाएगा बिहार में। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन एक दरबारी कवि थे। किनके? समुद्रगुप्त के, जिनको संस्कृत में लिखा गया है। मुख्य रूप से इनमें विजय अभियान का वर्णन मिलता है। किनके? समुद्रगुप्त के, जिनको आप भारत का नेपोलियन भी कहते हो। क्लियर? संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? ये तो इजी है, मदुरई पांड्य राजाओं या पांड्य वंश की राजधानी थी। क्लियर? नेक्स्ट, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति एहोल प्रशस्ति। रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति। इसी में आपको मिलेगा कि रेवा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्लियर है? रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की। क्लियर? नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में और खालिस्तान लिपि में लिखे गए थे। याद रखिए, इनकी भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? ठीक। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो पहला तो ये होगा, इनके पुत्र होते हैं बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। दूसरा ये, और बिंदुसार के पुत्र कौन होते हैं? अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता कौन? अशोक कहलाएंगे। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? याद रखिएगा, अशोक के काल में विभिन्न आप देख सकते हो प्रांत थे। पहले तो उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, मध्य आप बोल सकते हो अवंती उज्जैन, और इधर कलिंग तोसली। अब अपने को याद रखना है कि कौन कौन सा है ऑप्शन में। तक्षशिला भी है, उज्जैन भी है, मतलब 1 और 2 दोनों। क्लियर? नेक्स्ट, साम्राज्य के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है तो चंद्रगुप्त पहले आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, और ये है बृहद्रथ। बृहद्रथ को मौर्य वंश के अंतिम शासक माना जाता है, जिनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत कला से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, द्रविड़ है, बेसर है, नागर है। दोस्तों, हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत तक, विंध्यन एक कौन सी शैली? नागर। विंध्यन से कृष्णा नदी तक कौन सी शैली? बेसर। और कृष्णा से लास्ट बोल सकते हो कन्याकुमारी, ये आपको मिलेगा द्रविड़ शैली। 3 शैलियां हैं। क्लियर? आप कुछ मंदिरों के नाम देखोगे तो देखना, यहां पे देखिए, एक एक करके देखते हैं ना, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। नागर शैली के प्रमुख मंदिर में दिखेगा जो उत्तर भारत के हैं, जैसे खजुराहो मंदिर, भुवनेश्वर में उड़ीसा लिंगराज मंदिर, इसके अलावा पुरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात आबू पर्वत मतलब दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
इसके अलावा राम मंदिर भी बना होगा। छत्तीसगढ़ का जो गुप्त वंश बोल सकते हो, गुप्त वंश के शैली से प्रभावित है, कौन सा? लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर वाला। ये सारे मंदिर जो उत्तर भारत के हैं, कौन से? नागर शैली से। ठीक। इसके अलावा नागर के बाद देखें तो आपको मिलेगा बेसर। बेसर जो कि द्रविड़ और नागर शैली का मिला जुला स्वरूप है। मुख्य रूप से यहां से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि हम दक्षिण या द्रविड़ और नागर शैली का याद रखते हैं, पूछा भी है। जैसे होयसल मंदिर कर्नाटक, चेन्ना केशव मंदिर, डोडा बसप्पा मंदिर, कैलाश मंदिर और एहोल मंदिर, ये सभी मंदिर कहां के उदाहरण है? बेसर शैली के। अब द्रविड़ शैली जो मुख्य रूप से द्रविड़ में, द्रविड़ बोलता हूं, दक्षिण भारत में स्थित है। विदेश्वर मंदिर, तंजावुर का विदेश्वर, मीनाक्षी मंदिर, सोर मंदिर, रंगनानाथ स्वामी मंदिर और इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर, अन्नामलाई मंदिर या अन्नामलाइयार मंदिर, ये तमिलनाडु में मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मुख्य रूप से विदेश्वर मंदिर फेमस है। ठीक। अब देखिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के खालिस्तान संप्रदाय से थे। आप याद रखिए, भारतीय दर्शन में दो टाइप के संप्रदाय हैं, या इसको बोल सकते हो दो टाइप के दर्शन है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। आस्तिक कहने का मतलब यह है वे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, मतलब जो बोलते हैं कि वेद थे। और नास्तिक दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाले जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक, और वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन। अब क्या पूछ रहे हैं? दर्शन के कपिल मुनि, कपिल का है सांख्य, यही सत्कार्यवाद का एक सिद्धांत भी देते हैं, सत्कार्यवाद, कार्य कारण सिद्धांत। वैशेषिक कणाद, इसको दो भाग में बांट सकते हो, मीमांसा जैमिनी, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा वाद नारायण, न्याय गौतम मुनि। ठीक, जिसे यहां पे देख सकते हो आप। वैशेषिक कणाद जिन्होंने पहली बार एटम परमाणु के बारे में बताया था। न्याय गौतम, योगा पतंजलि, सांख्य कपिल, अभी देखे ना कपिल का ही पूछा, तो कपिल का दर्शन क्या आ जाएगा? सांख्य। वेदांत वेदव्यास, इसे कभी कभी आप बोल देते हो उत्तर मीमांसा। मीमांसा पूर्वी मीमांसा जैमिनी। सबसे ज्यादा यदि देख सकते हो वेदों के ऊपर सबसे ज्यादा केंद्रीकृत है मीमांसा दर्शन। क्लियर दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट जीएस के सवाल। ऐसे ही नॉलेजेबल और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप जुड़े रहिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब, तो बोल रहा हूं दोस्तों। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो मैं गोली मारूंगा।